नमस्कार। साइवी एग्जाम बूस्टर के इतिहास नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल प्रशासन के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यूके एसएससी, स्टेट पीसीएस, ग्रुप सी, आरओ, एआरओ या कोई भी वनडे एग्जाम, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से समझेंगे, जैसे कि आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो, ताकि हर जरूरी पॉइंट दिमाग में छप जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई मुगल प्रशासन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से आखिर पढ़ना क्या है ना? वो कौन से हिस्से हैं जहां से एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है? तो चलिए, आज हम अपना पूरा फोकस उन्हीं पर रखेंगे ताकि तैयारी एकदम सटीक और काम की हो। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मुगल प्रशासन की रूपरेखा से। देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसका स्ट्रक्चर समझना, उसकी बनावट को देखना। और मुगलों ने, अब देखेंगे, साम्राज्य से लेकर गांव तक एक बहुत ही सॉलिड और व्यवस्थित ढांचा बनाया था। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। बिल्कुल टॉप पर है बादशाह, उसके नीचे साम्राज्य बटा था सूबों में, जिसका हेड था सूबेदार। सूबे के नीचे था सरकार यानी जिला, जिसे फौजदार देखता था। फिर आता था परगना यानी तहसील, जिसका इंचार्ज था शिकदार। और सबसे नीचे एकदम बेसिक यूनिट गांव, जिसका प्रमुख था मुकद्दम। ये जो 5 लेवल का स्ट्रक्चर है ना, यही मुगल प्रशासन की असली रीढ़ की हड्डी थी। और हाँ, इन पदों से जुड़े सवाल तो समझिए पक्के हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, एग्जाम के लिए तो खास तौर पर इसको नोट कर लीजिए। शाहजहां ने सरकार और परगना के बीच में एक नई यूनिट बना दी थी जिसका नाम था चकला। ये अकबर या जहांगीर के टाइम पर नहीं थी। मतलब ये एक बदलाव था, और जहां भी बदलाव होता है वहां से सवाल बनने का चांस बढ़ जाता है। तो चकला किसने बनाया? शाहजहां ने। तो ढांचा तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब बादशाह के सबसे खास सहायक कौन थे? वो कौन लोग थे जो असल में पूरे साम्राज्य की इस विशाल मशीनरी को चला रहे थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अकबर से पहले वकील का पद, समझ लीजिए प्रधानमंत्री का पद था। सारी पावर उसी के हाथ में। लेकिन अकबर बहुत होशियार था। उसने सोचा कि सारी पावर एक ही आदमी के पास रखना ठीक नहीं है। तो उसने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए एक नया पद बनाया, दीवान। और उसको कौन सा काम दिया? राजस्व और वित्त का। मतलब पैसे का सारा मामला दीवान के पास। ये पावर को बैलेंस करने का एक जबरदस्त मूव था। दीवान तो हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उसके अलावा ये 4 पिलर भी थे जो बहुत बहुत जरूरी थे। पहला, मीर बख्शी, ये था हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। दूसरा, सदर सुदूर, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था। तीसरा, मीर समा, जो रॉयल हाउस होल्ड यानी घरेलू मामलों को देखता था। और चौथा, काजी उल कुजात, ये था हेड ऑफ जुडिशरी। इन चारों के नाम और इनके काम सीधे सीधे मैच द कॉलम में आ जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसे मुगल प्रशासन का आधार, या कह लीजिए उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, मनसबदारी व्यवस्था। सच कहूं तो इसको समझे बिना आप मुगल पावर के स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं सकते। तो आखिर ये मनसबदारी थी क्या भला? देखिए, ये अकबर का एक जीनियस आइडिया था। ये एक ऐसा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें हर ऑफिसर को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। मजे की बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सिविल काम कर रहा है या मिलिट्री में, सबका एक मनसब होता था। इसी ने सिविल और मिलिट्री ड्यूटी को एक साथ बांध दिया था। अब ये बहुत जरूरी है, हर मनसब के 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात से क्या तय होता था? इससे ऑफिसर का पर्सनल रैंक, उसकी सैलरी और दरबार में उसकी हैसियत तय होती थी। और सवार से, इससे ये तय होता था कि उस मनसबदार को अपने अंडर कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। तो सीधा सीधा समझे तो जात थी पर्सनल रैंक और सवार थी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, इतना बड़ा साम्राज्य बिना पैसे के तो चल नहीं सकता। तो अब बात करते हैं धन की व्यवस्था की, यानी रेवेन्यू सिस्टम की। आइए देखते हैं कि मुगलों की इनकम का सोर्स क्या था और उन्होंने इसे मैनेज करने के लिए क्या क्या सिस्टम बनाए थे। रेवेन्यू सिस्टम में ये 2 शब्द बार बार आते हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है जमा और दूसरा है हासिल। जमा मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी वो अंदाजा कि किसी इलाके से कितना पैसा आएगा। और हासिल का मतलब है एक्चुअल कलेक्टेड रेवेन्यू, यानी असल में कितना पैसा खजाने में आया, है ना? तो ये एक तरह से उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस था। और अब आते हैं अकबर और उसके फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल के मास्टर स्ट्रोक पर, द हसाला सिस्टम।
ये जमीन से लगान वसूलने का एक कमाल का सिस्टम था। इसमें होता क्या था? बहुत सिंपल। स्टेप 1, पिछले 10 सालों की औसत पैदावार का हिसाब लगाओ। स्टेप 2, उस औसत पैदावार का 1/3 हिस्सा सरकार के हिस्से के तौर पर फिक्स कर दो। और स्टेप 3, उस लगान को कैश में वसूल करो। कितना सिस्टमैटिक और स्थिर तरीका था। और ये सिस्टम और भी ज्यादा फेयर इसलिए था क्योंकि इसमें जमीन की क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। जमीन को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। देखिए, पॉलज, जिस पर हर साल खेती होती थी, परौती, जिसे 1-2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, चाचर, जो 3-4 साल के लिए खाली रहती थी, और बंजर, जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा से खेती नहीं हुई हो। इससे होता ये था कि टैक्स जमीन की असली पैदावार के हिसाब से लगता था, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस सोच थी। चलिए, तो हमने सारे जरूरी हिस्से तो देख लिए। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की, उन सारी की पॉइंट्स की जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक नजर में सब कुछ। ये देखिए, ये माइंड मैप आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया वो सब एक ही जगह पर है। सेंटर में है मुगल प्रशासन और उससे जुड़ी शाखाएं, बादशाह, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सेंट्रल ऑफिसर्स, मनसबदारी सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिएगा, मुगलों के इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो कौन सी एक चीज थी जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज करने में सबसे ज्यादा मदद की? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।